नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, जर्मन कवि बर्तोल्ट ब्रेख्ट मुझे बहुत प्रिय हैं और उनकी कुछ पंक्तियों को जो मैं लगातार दोहराता रहता हूं, उनमें एक पंक्ति ये भी है कि हम सबके हाथ में थमा दिए गए हैं छोटे छोटे न्याय, ताकि जो बड़ा अन्याय है उस पे पर्दा पड़ा रहे। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लगता रहा कि जो छोटे छोटे न्याय थमाने की चालाकी है हमारे हाथों में, वो भी बेमानी हो चुकी है। अब बिल्कुल अन्याय का खुला खेल चल रहा है। लेकिन शायद ये एहसास सुप्रीम कोर्ट को भी हुआ हो कि बहुत सारा अन्याय न्याय के नाम पे चल रहा है। तो इस हफ्ते उसने एक बड़ा अहम फैसला सुनाया है और उसके जो ऑब्जर्वेशन हैं वो इस बात की ओर ध्यान खींचने वाले हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पे सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की बेंच थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच। ये दोनों जजेस जो हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना इस देश की मुख्य न्यायाधीश भी होने वाली हैं। तो इन दोनों जजेस ने जो फैसला सुनाया, मामला जम्मू कश्मीर के एक अंद्राबी, सैयद इफ्तिखार अंद्राबी का था, जो नार्को टेररिज्म के केस में 2020 से जेल में बंद है। इनको जमानत देते हुए, अंद्राबी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सीधे सीधे अपने ही एक फैसले पे, जो शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत नामंजूर किए जाने का था, उस पे सवाल खड़े कर दिए। कहा कि ये बिल्कुल गलत था, कायदे से इसमें न्याय के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांतों का अमल नहीं हुआ, उस पे उसका पालन नहीं हुआ। वो सिद्धांत कौन से थे? दो बातें उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में लिखी हैं। एक तो कहा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा कि बेल जो है नियम है, जेल अपवाद है। कायदे से हर किसी को बेल मिलनी चाहिए और जेल अपवाद है। ये बात 3 जजों की बेंच ने कही और इसको 2 जजों की बेंच अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि उज्जवल भैया के शब्द ध्यान देने लायक हैं। ये सिर्फ कागजी स्लोगन भर नहीं है, ये सिर्फ खोखले नारे भर नहीं है, एम्प्टी स्लोगन नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये उनके मुताबिक ये संवैधानिक सिद्धांत है जो स्वतंत्रता के अधिकार से निकला है, जो मौलिक अधिकार है इस देश के लोगों का। अगर यूएपीए जैसे मामले में कोई बरसों तक जेल में पड़ा रह जाता है, तो अपने आप यूएपीए के जो सख्ती वाले प्रावधान हैं वो मेल्ट डाउन होने लगते हैं, वो पिघलने लगते हैं। वो प्रावधान जो सख्ती के हैं, जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, वो इतना बड़ा है कि यूएपीए के सख्ती भरे प्रावधान उसका हनन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अगर कोई आरोपी जेल में बंद है बरसों से, तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता जाता है और अंततः जमानत उसका हक बन जाती है। ये जमानत शर्जील इमाम और उमर खालिद को नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सवाल खड़े किए हैं। ये दोनों लोग 5-5 साल से ऊपर जेल में काट चुके हैं, अब भी वो जेल में बंद हैं, जबकि ये बात लगातार कही जाती रही है कि दिल्ली के जिन दंगों में उनका नाम लिया जाता है, उनसे उनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था, उसकी साजिश में वो शरीक नहीं थे। तो पुलिस ये नकली मामला बना रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक और बात कही गई है यूएपीए को लेकर, कि यूएपीए के तहत ये कानून का जो दुरुपयोग है उसकी ओर इशारा है। कहा कि इसमें जो मामले दर्ज किए जाते हैं उनमें बहुत कम मामलों में सजा होती है। यानी 2019 से 2023 के बीच सिर्फ 2 से 6% मामलों में सजा हुई लोगों को बाकी छूट गए।
यानी अगर 100 लोग पकड़े गए हैं, उनमें 94 से 98 लोग छूटते गए और मुश्किल से 2 से 6 लोगों को सजा हुई। यानी ज्यादातर संभावना यह है कि यूएपीए का यह कानून जो है बेमानी ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। यही बात जम्मू कश्मीर के बारे में और गंभीर हो जाती है। जजेस ने याद दिलाया कि वहां तो ये जो सजा की दर है वो 1% से नीचे है, यानी 99% लोगों पे यूएपीए जो लगाया जाता है वो बेमानी है। जब मैं ये मामला पढ़ रहा था, जब मैं सुप्रीम कोर्ट को अचानक न्याय के प्रति संवेदनशील और बरसों से अपनी स्वतंत्रता गंवा चुके आरोपियों के प्रति उदार होते देख रहा था, तब मुझे 2 और चेहरे याद आ रहे थे। एक सत्यम वर्मा का, एक आकृति का, जिन पे पिछले दिनों बिल्कुल हाल ही में रासुका लगा दिया गया है। फिर एक और बहुत सख्त कानून जिसमें बेल वेल का प्रावधान बड़ी मुश्किल से होता है। और रासुका उन पे क्यों लगाया गया? क्योंकि वो देश के अलग अलग शहरों में चल रहे मजदूर आंदोलनों के हक में बयान दे रहे थे, उनके लोकतांत्रिक आंदोलन की वकालत कर रहे थे। नोएडा में इस आंदोलन के दौरान हिंसा हुई और उसका आरोप उन पे मढ़कर उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी भी बड़े अजीब ढंग से हुई। 2 दिन तक गिरफ्तारी दिखाई नहीं गई। कई दिन बाद पता चला कि उनके ऊपर रासुका मढ़ दिया गया है। रासुका यूएपीए की तरफ दूसरा कानून है जिसका एजेंसियां लगातार दुरुपयोग करती पाई गई हैं। तो अब मैं ये सोच रहा था कि क्या इससे सत्यम वर्मा या आकृति के बारे के मामलों पे भी कोई फर्क पड़ेगा? क्या उनकी सुनवाई से जुड़े लोग भी, उनके जजेस भी इस बात पे ध्यान देंगे कि जो 2 प्रिंसिपल हैं, हाँ, एक तो ये था कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। दूसरा जो ज्यादा महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रस्थापना है वो ये कि इस देश में जब तक जुर्म साबित न हो तब तक हर नागरिक, हर आरोपी बेकसूर माना जाएगा। तो अपने बेकसूर नागरिकों के प्रति भारतीय राष्ट्र राज्य के जो पुलिस व्यवस्था है वो अपना रवैया बदलेगी, इसकी उम्मीद कितनी है? फिलहाल तो बहुत कम दिखाई पड़ती है। एक अंधी सुरंग हो चुकी है इन दिनों न्यायपालिका, जिसमें अचानक सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को आए फैसले ने एक रोशनी पैदा की है, लेकिन वो रोशनी अभी बहुत क्षीण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी न्याय व्यवस्था को जैसे जंग लगती जा रही है। और ये सिर्फ देर से लंबित मामलों की वजह से नहीं, देर से मिल रहे न्याय की वजह से नहीं, जो पूरी अभियोजन की प्रक्रिया है, जो पूरा पुलिस तंत्र है, उसकी वजह से भी लग रही है। धीरे धीरे तो हालत ये हो गई है कि न्यायपालिका को अब लोग उसकी परवाह भी नहीं करते। जो बुलडोजर जस्टिस कहा जा रहा है, ये बुलडोजर जस्टिस किस संविधान में है? और इस बुलडोजर जस्टिस जिसकी शुरुआत यूपी में हुई थी, वहां से मध्य प्रदेश तक पहुंचा, अब ये बुलडोजर जस्टिस बिहार और बंगाल तक पहुंच गया है, फैलता जा रहा है। अदालतें कहां हैं, क्या कर रही हैं? यूपी में जो एनकाउंटर कल्चर है, पुलिस वाले कहते हैं और मीडिया वाले दोहराते हैं, हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर, यानी पैर में गोली मारो तो हाफ एनकाउंटर, सिर पे गोली मारो तो फुल एनकाउंटर। ये हमारी न्याय व्यवस्था का एक तरह से एनकाउंटर हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे ध्यान देगा? पिछले दिनों, ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई, एनसीईआरटी के न्यायपालिका के एक चैप्टर में बस एक छोटा सा पैरा इस बात पे था कि न्यायपालिका के संकट क्या हैं, उसमें भ्रष्टाचार को और उसमें न्याय में मिलने वाले विलंब को 2 ऐसे संकट गिनाया गया था। इसको लेकर हमारी न्यायपालिका इतनी आग बबूला हुई कि पूरा का पूरा वो चैप्टर रद्द कर दिया गया। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई जिन्होंने ये चैप्टर तैयार किया था। तो अब अचानक एक फैसला आया है जो उम्मीद बंधाता है कि न्याय की आंखों की पे जो पट्टी बंधी हुई है वो शायद थोड़ी खुली है और उसने देखा है
कि न्याय जो है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, न्याय पे तंत्र का कब्जा है, लाठी का कब्जा है, झूठे आरोपों का कब्जा है, तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उमर खालिद को, शर्जील इमाम को, सत्यम वर्मा को, आकृति को, ऐसे तमाम लोगों को आने वाले दिनों में बेल मिलेगी? और इनके अलावा उन लाखों, बल्कि अब तो करोड़ों हो चुके होंगे ऐसे अंडर ट्रायल जो जेलों में अपना मुकदमा शुरू होने के इंतजार में सड़ रहे हैं, क्या उनकी ओर भी कोई ध्यान देगा? न्यायपालिका ने एक उम्मीद जगाई है, लेकिन ये उम्मीद एक बहुत बड़े अंधेरे के मुकाबले अभी बहुत क्षीण है। रोशनी है फिर भी, इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। मे लॉर्ड बाकी लोगों पे भी ध्यान दें। शुक्रिया।